हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन डाल चुका हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो है माइक्रोवेव क्वेश्चंस के ऊपर। तो अब हम इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इन सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज। जो सर्कुलर वेवगाइड है उसके अंदर मुझे डोमिनेंट मोड बताना है। तो पहली बात तो डोमिनेंट मोड होता कौन सा है? डोमिनेंट मोड वो होता है जिस पे हमें लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिलती है। वो मोड जिस पे हमें क्या मिलती है? लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट मोड। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है डोमिनेंट मोड किसे कहते हैं? हम उसे कहते हैं जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो सर्कुलर वेवगाइड के अंदर हमारा TE11 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। TE11 ऐसा है जिसमें हमें लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो इसलिए इस मोड को हम कहेंगे सर्कुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? इन ए क्लिस्टोन एम्पलीफायर द इनपुट कैविटी इज कॉल्ड। जो क्लिस्टोन एम्पलीफायर था उसमें हमारे दो कैविटीज़ थी, एक इनपुट कैविटी थी, दूसरी आउटपुट कैविटी थी। तो इनपुट कैविटी को हम बोलते थे बंचर और आउटपुट कैविटी को बोलते हैं हम कैचर। बंचर क्यों बोलते हैं? वहाँ से हमारी बंचिंग प्रोसेस शुरू होती है। और कैचर क्यों बोलते हैं? वहाँ से हम क्या करते हैं, RF सिग्नल में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उसको क्या करते हैं? कैच करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कैचर कैविटी, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट को क्या बोलते हैं? बंचर कैविटी, और आउटपुट को बोलते हैं हम कैचर कैविटी। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द बीम विड्थ ऑफ एंटीना पैटर्न मेजर्ड एट हाफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड। जो बीम विड्थ है किसकी? एंटीना पैटर्न की, उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर पॉइंट जो है उसे बोलते हैं हाफ पावर बीम विड्थ। अगर बीम विड्थ होती है जो हमारी हाफ पावर पॉइंट की, उसे बोलते हैं हम हाफ पावर बीम विड्थ। इसका आंसर हो जाता है ए। तो हम देखते हैं इसमें बीम विड्थ ऑफ ए एंटीना मेजर एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय एंटीना। जो बीम विड्थ है किस पर? एंटीना की। जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, जितनी मैक्सिमम पावर है उसकी अगर हाफ पावर हमारी रिसीव्ड हो जाती है बाई एंटीना, उसको हम बोलते हैं 3 dB बीम विड्थ भी बोलते हैं ऑफ द एंटीना। इस टर्म है हाफ नल बीम विड्थ, उसको हम हाफ नल बीम विड्थ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब हमें बतानी है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या है। अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज कॉल्ड हाई गेन एंड इफिशियंसी। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए हमें क्या है चाहिए? हाई गेन एंड इफिशियंसी। तो देखो हमारे ऑप्शन में क्या है, हमें हाई इफिशियंसी तो मिल गया, हाई गेन नहीं मिला। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन ए में हाई गेन दे दिया और ऑप्शन बी में हाई इफिशियंसी दे दिया, तो ऑप्शन सी दे देगा बोथ ए एंड बी। तो उस वाले केस में हमको क्या करना है? बोथ ए एंड बी करना है। और अब जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में हाई इफिशियंसी दे दिया तो नेक्स्ट वाले में क्या पता हाई गेन भी दे सकता है। तो ये याद रखना है, हाई गेन और हाई इफिशियंसी दोनों हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना की है। वाइल अगर रिसीविंग एंटीना की हम बात करते हैं तो उसमें हमें चाहिए लो साइड लोब्स। रिसीविंग एंटीना में क्या चाहिए? लो साइड लोब्स एंड लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन है, लो साइड लोब्स और लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना की जगह पे यहाँ पर रिसीविंग एंटीना कर देता तो हमें एक ऑप्शन और देना पड़ता डी, जिसमें आता बोथ बी एंड सी। तो इसको हम इसी क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हाई एफिशिएंसी और हाई गेन है, जबकि हमारा रिसीविंग एंटीना के लिए लो साइड लोब्स एंड लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो रिक्वायर्ड होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ लॉसलेस मैट्रिक्स इज। जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है हमारी लॉसलेस मैट्रिक्स की, तो वो कौन सी है? वो होती है हमारी यूनिटरी। फॉर ए लॉसलेस नेटवर्क, अगर कोई लॉसलेस नेटवर्क है जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, तो जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है वो कौन सी होनी चाहिए? हैज़ टू बी एक यूनिटरी होनी चाहिए। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड बाई दिस केस। जिससे क्या है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। किससे? इस मेथड से। स्कैटरिंग मैट्रिक्स फॉर ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए, रेसिप्रोकल जो नेटवर्क होता है उसके लिए हमारी स्कैटरिंग मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक। आपने कई बार सुना होगा द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिक। तो अगर वो रेसिप्रोकल है तो उसके लिए क्या होगी? सिमेट्रिक। फॉर ए रेसिप्रोकल नेटवर्क द इनपुट टू पोर्ट आई। क्या होता है? अगर पोर्ट 1 पर हम इनपुट दे रहे हैं
एंड द आउटपुट एज पोर्ट जे, अगर हम किसी दूसरे पोर्ट पर, एक पोर्ट पर हम इनपुट दे रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर अगर हम आउटपुट ले रहे हैं, इज सेम एज द इनपुट एट पोर्ट जे एट द आउटपुट इज मेजर्ड एट पोर्ट आई। अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क की बात करते हैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क की हम इस तरह से बात करते हैं, माना कि मेरे पास कोई 2 पोर्ट का नेटवर्क है, ये मेरा पोर्ट, इसमें ये पोर्ट 1 है, ये मेरा पोर्ट 2 है। तो ये नेटवर्क कब रेसिप्रोकल कहा जाएगा? जब हमारा, अगर मैं इनपुट 1 पोर्ट 1 पर अगर मैं इनपुट देता हूँ, आउटपुट जो मेरे को सेकंड पोर्ट पर मिलता है, सिमिलरली अगर मैं दूसरे पोर्ट पर अगर इनपुट देता हूँ तो मुझे वही आउटपुट पोर्ट 1 पर मिलना चाहिए। जितना इनपुट मैंने इस पर दिया पोर्ट 1 पर, और जो जितना भी मुझे आउटपुट पोर्ट 2 पर मिला, सिमिलरली ऐसे जब मैं पोर्ट 2 पर आउटपुट दे रहा हूँ तो उतना ही आउटपुट मुझे कितने पर मिलना चाहिए? पोर्ट 1 पर। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल बोलते हैं। हैंस पोर्ट आर इंटरचेंजेबल। इसका मतलब क्या है कि हम पोर्ट को इंटरचेंजल कर सकते हैं। मतलब इस डिवाइस को अगर हम पोर्ट 1 की जगह पर पोर्ट 2 को कनेक्ट कर दें या ऐसे भी करते हैं तो कोई भी हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। एज द पोर्ट आर इंटरचेंजेबल दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स बिकम सिमेट्रिक। और जो ये सारी की सारी हमारी किस्में एस मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द डिवाइस यूज टू गेट द मेजरमेंट ऑफ एस पैरामीटर ऑफ एन पोर्ट माइक्रोवेव नेटवर्क। तो वो डिवाइस बतानी है हमें जो मेजर करती है किसको? एस पैरामीटर्स को करती है किसमें? माइक्रोवेव नेटवर्क में। तो जो होती है हमारी डिवाइस कौन सी होती है? नेटवर्क एनालाइजर। नेटवर्क एनालाइजर इज ए डिवाइस, कौन सी डिवाइस है ये? इन विच एनी माइक्रोवेव नेटवर्क कैन बी एक्सटर्नली कनेक्टेड। तो नेटवर्क एनालाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम कोई भी माइक्रोवेव का जो नेटवर्क है उसको एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ प्रोब। प्रोब्स की हेल्प से हम उसको एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड द एस पैरामीटर नेटवर्क कैन बी ऑब्टेन्ड, और जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो एक्स पैरामीटर्स को हम, जो एस पैरामीटर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे? नेटवर्क एनालाइजर से। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एस पैरामीटर आर एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ। जो हमारे एस पैरामीटर्स हैं वो हमें बताने हैं कि वो किस किस की रेशियो है। जैसे कि आपने वाई पैरामीटर पढ़े होंगे, जेड पैरामीटर पढ़े होंगे नेटवर्क में, ABCD पैरामीटर पढ़े थे, वो किसी न किसी के रेशियो थी। कोई वोल्टेज अपॉन करंट था, कोई करंट अपॉन वोल्टेज था, तो डिफरेंट थे। तो कोई वोल्टेज अपॉन वोल्टेज था, तो वो जो पैरामीटर्स थे। ऐसे सिमिलरली हमें माइक्रोवेव में जो हम यूज करते हैं वो एस पैरामीटर्स करते हैं। तो एस पैरामीटर्स को बताना है वो किस किस की रेशियो में होते हैं। तो जो हमारी एस मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट करती है किसको? एन पोर्ट नेटवर्क को। दस एस पैरामीटर्स आर डिफाइंड फॉर माइक्रोवेव नेटवर्क। तो जैसे कि मैंने बताया जो माइक्रोवेव नेटवर्क है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, उसमें हम कौन से यूज करते हैं? एस पैरामीटर्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसको कैलकुलेट किससे करते हैं? हम नेटवर्क एनालाइजर से। हैंस इंस्टेड ऑफ वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट, तो ये जो करते हैं वो क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट मेजरमेंट की बजाय क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव्स आर मेजर्ड। क्या क्या होती है? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव्स ऑफ मेजर करते हैं किससे? एस पैरामीटर से। और अगर आप देखोगे, अगर जो हम एस पैरामीटर्स के लिए हम एस की जो वैल्यू निकालते हैं SWR में, तो उसकी वैल्यू भी कुछ हमारी होती है 1 + b अपॉन 1 - b इन रिफ्लेक्ट, जिसमें हमारा वोल्टेज, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेजेस होते हैं। अब बात करते हैं हम TM मोड। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोपोगेटिंग मोड? जो TM मोड है सर्कुलर वेवगाइड और होती है हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में मैंने जैसे बताया था कि मेरे वीडियो में कि उसमें TM और TE दोनों मोड एग्जिस्ट करते हैं, TEM मोड एग्जिस्ट नहीं करता। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हम जब सर्कुलर वेवगाइड है, तो सर्कुलर वेवगाइड में हमने जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करा था उसमें पढ़ा था हमने TE मोड में डोमिनेटिंग मोड कौन सा था? तो डोमिनेटिंग मोड था उसमें TE में TE11। जब बात करते हैं हम TM मोड को के बारे में सर्कुलर वेवगाइड में, तो ये सपोर्ट करता है वेरियस मोड ऑफ प्रोपोगेशन। तो अमोंग दीज मोड ऑफ प्रोपोगेशन फर्स्ट और द लोएस्ट मोड ऑफ प्रोपोगेशन कौन सा है? जो हमारा TM मोड में होगा TM01 मोड। कौन सा होगा? TM01 मोड। किसके लिए याद रखना है? पहली बात तो ये सर्कुलर वेवगाइड होनी चाहिए। दो वेवगाइड होती है, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है, एक सर्कुलर वेवगाइड होती है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के दोनों TE डोमिनेट मोड या फर्स्ट प्रोपोगेटिंग मोड अलग है, TM प्रोपोगेटिंग मोड अलग है। ऐसी सेम सर्कुलर वेवगाइड के अंदर TE का जो
प्रोपोगेशन मोड है वो अलग है और TM का प्रोपोगेशन मोड अलग है। ये 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया था जो TE मोड में, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम एक बार मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, इन सर्कुलर वेवगाइड डोमिनेंट मोड इज। तो जो डोमिनेंट मोड हमारा सर्कुलर वेवगाइड में TE की फॉर्म में दे रखे हैं ना, तो TE में तो होता है TE11। और जो अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है वो TM मोड। कौन सा पूछ रहा है, TM मोड। तो TM में जो हमारा फर्स्ट प्रोपोगेटिंग मोड बोल सकते हैं, TM में हम डोमिनेटिंग मोड भी बोल सकते हैं, तो वो कौन सा है, TM01। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 01। कन्फ्यूज नहीं होना है, वो TE मोड है, ये TM मोड है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं सर्कुलर वेवगाइड में और रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, और दोनों का डिफरेंट मोड होते हैं। इसके बाद आते हैं हम, डोमिनेंट मोड इज डिफाइंड है। डोमिनेंट मोड कौन सा मोड है, द मोड विद द लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक ऐसा मोड जो हमारी लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी शो करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग मोड। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर ए, द मोड विद द लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके बाद आ गया, फॉर एनी मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड प्रोपोगेशन एक्यूअर। तो एनी मोड ऑफ प्रोपोगेशन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हमें कोई मोड ऑफ प्रोपोगेशन के लिए क्या होना चाहिए, अबव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोथ TE and TM मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैव सर्टेन सेपरेट एंड स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो द विच प्रोपोगेशन इज नॉट पॉसिबल, हैंस दिस प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल एक्वर अबव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ये वेवगाइड्स हैं ये किसकी तरह काम करती हैं, हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है। मतलब एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है जिसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसके ऊपर तो ये प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है और उस फ्रिक्वेंसी से नीचे कोई भी प्रोपोगेशन पॉसिबल नहीं होता, किससे, रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो या सर्कुलर वेवगाइड हो। इसलिए हमारा जो है तो अबव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसका आंसर है। इन होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैन नॉट प्रोपोगेट TM वेव बिकॉज, जो हमारी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसके अंदर TM मोड है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ ओनली ऑफ वन कंडक्टर। तो हमारा क्या है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एक रेक्टेंगुलर होलो वेवगाइड कैन प्रोपोगेट बोथ T and TM मोड ऑफ प्रोपोगेशन, but due to the presence of only one conductor, rectangular waveguide does not support for propagation of TEM mode। तो क्या करते हैं हम, रेक्टेंगुलर होलो वेवगाइड कैन प्रोपोगेट बोथ TE and TM मोड ऑफ प्रोपोगेशन बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन कंडक्टर। तो वन कंडक्टर के कारण इसका क्या है, TM मोड पॉसिबल नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द मोड ऑफ प्रोपोगेशन सपोर्टेड बाय रेक्टेंगुलर वेवगाइड। चाहे वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो चाहे वो सर्कुलर वेवगाइड हो, तो वो दोनों की दोनों TM और TE मोड प्रोपोगेट करती हैं। सॉरी, जो हमारा ये द होलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड प्रोपोगेट TE एंड TM मोड। जो हम अगर बात करते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए ओनली TE और TM मोड पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल कंडक्टर प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट सपोर्ट TEM मोड ऑफ प्रोपोगेशन। जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो हमारा TEM मोड ऑफ प्रोपोगेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ए सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए सर्कुलर वेवगाइड। तो सिलेंड्रिकल कैविटी रेजोनेटर है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम सर्कुलर वेवगाइड से। कैसे, उसकी दोनों साइड शॉर्ट कर देते हैं। माना कि ये मेरा कोई सर्कुलर वेवगाइड है, ये मेरा अगर सर्कुलर वेवगाइड है, अगर इसको मुझे कैविटी रेजोनेटर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके अंदर जो सिग्नल को फेड कर दूंगा तो मेरा सिग्नल किस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दूँगा। दूसरा पेन कलर ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको शॉर्ट कर दूँगा। शॉर्ट किस तरह से होगा, ये मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। जब ये मेरा यहाँ से बंद हो गया तो अब सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, मेरा वापस से लौट के आना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो सिग्नल वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। फिर मैं इस एंड को भी बंद कर देता हूँ। जब मैं अब दोनों एंड को बंद कर देता हूँ तो जो मेरा सिग्नल है, अब मेरा सिग्नल येलो वाला तो मेरा इंसिडेंट था और रेड वाला मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो अब वापस यहाँ से फिर सिग्नल मेरा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इस तरह से मेरा सिग्नल इसी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, मतलब कि इसी के अंदर रेजोनेंट होता रहेगा। तो ये जो एक कैविटी हो गई, क्योंकि ये
हमारी जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की जो बाउंड्रीज हैं उससे ये हमारा एक कैविटी की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो सर्कुलर वेवगाइड है किसकी तरह काम करेगा, कैविटी रेजोनेटर की तरह। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन ए स्पेस ऑसिलेटर द आरएफ वेव ट्रेवल अलॉन्ग विद हेलिक्स फ्रॉम द कलेक्टर। तो जो हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑसिलेटर है जिसमें हमारा जो आरएफ वेव है वो ट्रेवल करती है हेलिक्स ऑफ द कलेक्टर में, तो वो हमारा है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, BWO। तो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर के अंदर हमारा क्या करती है, जो आरएफ सिग्नल है वो ट्रेवल करता है किसके में, हेलिक्स के अलोंग। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जो मेजर डिसएडवांटेज बताना है क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर का, जो मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है, लो बैंडविड्थ। इसलिए हमने आपने देखा हो तो एक TWT बनाया था, TWT की क्या होती है, जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय किसके। तो हम बात करते हैं क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर ऑफर्स ए वेरी नैरो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ। जो हमारा क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर है तो उससे हमें क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा नैरो ऑपरेटिंग बैंडविड्थ मिलती है। दिस इज ओवरकम इन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। और जो ये कमी है, ये कमी किस में पूरी होती है, TWT के अंदर। TWT के अंदर ये कमी पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, TWT में जो बैंडविड्थ है वो क्या है, तो TWT इज ए लीनियर बीम एम्पलीफायर दैट यूजेज इलेक्ट्रॉन गन एंड द फोकसिंग मैग्नेट टू एक्सलेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन इंटरेक्शन रीजन। तो जो TWT है, TWT के अंदर हम क्या करते हैं, वो हमारे वाइड बैंड मिल जाती है। तो जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो ओवरकम हो जाता है किसमें, TWT में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है अलग तरीके से। अब हमें बताना है स्पेस इज ए सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन ट्यूब दैट ऑपरेट एज एन ऑसिलेटर बाय यूजिंग ए रिफ्लेक्टर इलेक्ट्रोड आफ्टर द कैविटी। तो आपने देखा होगा अगर इनके जब बैकवर्ड हैं VWO, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब और मैग्नेट्रॉन, उन सबका आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो जो हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है वो पहली बात तो एक सिंगल कैविटी का होता है, और सिंगल कैविटी के बाद अगर आपने देखा हो तो उसमें एक हमारा रिफ्लेक्टर लगा रहता है, उसके अंदर हमारा क्या लगा रहता है, रिफ्लेक्टर लगा रहता है। और वो रिफ्लेक्टर हमारा क्या करता है, तो जो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहती है एक क्या प्लेट, कौन सी, रिफ्लेक्टर प्लेट। तो वो रिफ्लेक्टर प्लेट क्या करती है, जब यहाँ से मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, बीम आती रहती है, तो वो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम क्या होती है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसके कारण, रिफ्लेक्टर प्लेट के कारण। तो देखो इसमें हमारा क्या है, सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन है दैट ऑपरेट एज ऑन ऑसिलेटर। तो जो हमारा ये ऑसिलेटर की तरह काम करता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, और उसमें हमारा यूजिंग ए रिफ्लेक्टर इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें हम ये क्या है, रिफ्लेक्टर इलेक्ट्रोड्स भी यूज लेते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज ए सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन ट्यूब दैट ऑपरेट एज एन ऑसिलेटर by using a reflector electrodes after the cavity to provide a positive feedback by electron beam. It can tune mechanism by adjusting the cavity size. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। द क्लेस्ट्रॉन ट्यूब यूज्ड इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज ए लीनियर बीम, क्रॉस फील्ड, पैरेलल फील्ड एंड नन ऑफ दीज। जो क्लेस्ट्रॉन ट्यूब है हमारे क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में जो होती है वो कौन सी होती है, लीनियर बीम। इन क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर the electron beam passes through the two or more resonant cavity. The first cavity accepts the RF input and modulate the electron beam by punching it into high density and low density regions. तो हमारी जो ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की क्या बीम क्या होती है, वो लीनियर बीम। माइक्रोवेव ट्यूब आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ। जो हमारे माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं, वो जो माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं उनको हम ग्रुप करते हैं टू कैटेगरी में। तो वो टू कैटेगरी कौन कौन सी है, तो अगर बात करूं मैं माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में, तो माइक्रोवेव ट्यूब्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ट्यूब्स। तो ये ट्यूब्स किस किस में होती हैं, एक तो होती है ओ में और एक होती है एम में, ओ टाइप, और दूसरी होती है किस में, एम टाइप। तो ओ टाइप तो होती है हमारी लीनियर, ओ टाइप तो हमारी होती है क्या, लीनियर, और हमारी
एम टाइप होती है क्रॉस फील्ड। तो देखो हम इसमें बात करते हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके यहाँ पे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है लीनियर जिसको हम बोलते हैं और ओ बीम, और दूसरी होती है क्रॉस फील्ड जिसे बोलते हैं हम एम टाइप, क्रॉस फील्ड और एम टाइप। माइक्रोवेव ट्यूब कैन आल्सो क्लासिफाइड एज ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऑसिलेटर का काम करते हैं, कुछ किसका काम करते हैं, एम्पलीफायर का। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। द मोड ऑफ ऑपरेशन इन विच गन डायोड इज नॉट स्टेबल इज। तो हमें मोड ऑफ स्टेबल वो बताना है, मोड ऑफ ऑपरेशन जो गन डायोड का जो कि हमारा स्टेबल नहीं होता है। तो मैंने बताया था गन डायोड में 4 मोड्स होते हैं, कौन कौन से, गन ऑसिलेशन मोड, लिमिटेड स्पेस एक्यूमुलेशन मोड, स्टेबल एम्पलीफिकेशन मोड और बाइस सर्किट ऑसिलेशन मोड। इनमें से जो गन ऑसिलेशन मोड है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि गन डायोड के कौन कौन से 4 मोड्स हैं। तो उन मोड, ये चारों मोड्स हैं, उनमें से कौन सा मोड है, गन स्टेबल मोड, जिसको अनस्टेबल होता है। इन गन ऑसिलेशन मोड द डिवाइस इज अनस्टेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूमुलेशन लेयर एंड फील्ड डोमेन। तो जो गन ऑसिलेशन मोड है वो अनस्टेबल होता है, किसके कारण, फॉर्मेशन होता है इसमें एक्यूमुलेशन लेयर का और फील्ड डोमेन का। द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप गैल्शियम आर्सेनाइड इज कंसंट्रेटेड बाई इफेक्टिव डोपिंग, बाइस करंट, ड्राइव करंट, नन ऑफ अबव। The free electron concentration of type of Galcium arsenide is controlled through effective doping. They are range from 10 to the power 14 tens per cubic at the room temperature. The typical specification of N-type Galcium has dimension 150 micrometer to the 150 micrometer. तो ये हो गया हमारा जो एन टाइप जो गैल्शियम आर्सेनाइड है उसको हम जो कंट्रोल करते हैं किसके कारण करते हैं, इफेक्टिव डोपिंग के कारण। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन एन टाइप गैल्शियम आर्सेनाइड इज। तो नंबर ऑफ मोड्स मैंने अभी बताए थे। गैल्शियम आर्सेनाइड ये एक्चुअली में किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारा गन डायोड के बारे में बात कर रहा है। जब भी ये पिछला क्वेश्चन में था जो हमारा गन डायोड के लिए ही था। तो जो गैल्शियम आर्सेनाइड है इसमें हमारे कितने हैं, 4। कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, 4। जब हमने देखा था उनमें से एक गन ऑसिलेशन वाला अनस्टेबल होता है, तो इसमें 4 होते हैं। और इन कौन कौन से 4 होते हैं ये, दे आर गन ऑसिलेशन मोड, लिमिटेड स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन मोड, स्टेबल एम्पलीफिकेशन मोड एंड बाइस सर्किट ऑसिलेशन मोड। ये चारों मोड होते हैं। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ गन डायोड इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रोड्स है वो बतानी है हम गन डायोड की। तो गन डायोड की जो इलेक्ट्रोड्स बनी रहती हैं वो बनी होती है मोलिब्डेनम की। द गन डायोड इज ग्रोन एपिटेक्सियली इनटू ए गोल्ड और ए कॉपर प्लेटेड मोलिब्डेनम electrodes out of the gallium arsenide doped with silicon. Gallium arsenide is used in fabricating gun diode. Gun diode is a bulk device, slice divide made of different type of semiconductor layer, none of above. तो ये गन डायोड क्या है, हमारी एक बल्क डिवाइस है। गन डायोड इज ए बल्क डिवाइस दैट इज इट डज नॉट कंटेन एनी जंक्शन बट ए स्लाइस ऑफ एन टाइप गैल्शियम आर्सेनाइड. When the applied electric field exceeds the threshold value, electron absorb more energy from the field to become. ये सीधा सा है कि जब इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसकी जब थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो हाई एनर्जी ले लेते हैं। और जब हाई एनर्जी ले लेते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, हॉट इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं. When the applied electric field exceeds the threshold value, electron absorb more energy from field and become hot electron. कैसे हो जाते हैं, hole. These electrons jump from lowest energy secondary level in the conduction band, and when free electron become hot, their mobility reduces. When electric field applied to gallium arsenide specimen is less than threshold electric field, the current in the material. तो हमें ये बताना है वो इंक्रीजेज होता है लीनियरली. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाई करते हैं गैल्शियम आर्सेनाइड में इज लेस देन द थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी बात करी थी हमने, जब थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं. बट हमें ये पूछ रहा है कि अगर थ्रेशोल्ड से नीचे अगर हमारी वैल्यू है तो जो करंट है वो इंक्रीजेज होता है या डिक्रीजेज होता है, वो लीनियरली होता है या एक्सपोनेंशियली होता है. अगर गैल्शियम आर्सेनाइड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बताया किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गन डायोड की. और अगर गन डायोड की आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होती है. तो वो स्टार्टिंग में तो वो लीनियरली इंक्रीज होती है. स्टार्टिंग में क्या हो रही है, वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है किससे, बिलो थ्रेशोल्ड वैल्यू. तो थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. उससे पहले जो हमारा करंट है किसके अंदर, गन डायोड के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज लीनियरली.
गैल्शियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ गन डायोड बिकॉज, अब गैल्शियम आर्सेनाइड को ही क्यों यूज करते हैं हम गन डायोड में, बिकॉज गैल्शियम आर्सेनाइड इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट लेस टेम्परेचर सेंसिटिव, इट हैज लो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, लेस फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, लेस फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन गैल्शियम आर्सेनाइड द कंडक्शन बैंड लाइज directly above the top of the valence band and the lowest energy conduction band in gallium arsenide is called as primary valley. Gallium arsenide consists of 6 secondary value. The bottom of one of the secondary value and energy level is 0.35 electron volt with the bottom of primary valley in the conduction band. तो क्या गैल्शियम आर्सेनाइड से ही हम क्यों बनाते हैं गन डायोड के, उसके रीजन है कि उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कम होता है, मतलब बैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें डिफरेंट वैली सिस्टम्स हैं जो अलग अलग एनर्जी लेवल पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड, सिलिकॉन और जर्मेनियम को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट गैप सेमी कंडक्टर। इनडायरेक्ट गैप क्यों बोलते हैं, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर रेस्पेक्टिवली आर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर। जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है उनको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर, बिकॉज बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड डज नॉट लाई डायरेक्टली अबव द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। जब हम बात करते हैं किसमें, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में, तो जो बैलेंस बैंड है हमारा ये माना कि क्या है, बैलेंस बैंड, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलते हैं EC और इसको हम बोलते हैं क्या, EB, इसको बोलते हैं हम EB। तो EB क्या है, एनर्जी लेवल किसका, एनर्जी लेवल है किसका है, उसका बैलेंस बैंड का, और इसे क्या बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा EB, एनर्जी लेवल हो गया बैलेंस बैंड का, और इसको EC बोलते हैं क्योंकि ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल होगा। तो जब हम बात करते हैं किसके लिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए, तो इनके जो बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो होता है ज़्यादा। ऐसा नहीं होता कि भाई दोनों के दोनों जो इसका बैंड गैप, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हों। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर बिकॉज बॉटम एंड कंडक्शन बैंड डज नॉट लाई डायरेक्टली, जो कि लाई नहीं कर रहा डायरेक्टली अबव टॉप एंड बैलेंस बैंड के, अगर वो करता तो उसको हम बोलते डायरेक्ट बैंड गैप, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट बैंड। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज ए लो नॉइज एम्पलीफायर। जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर है वो क्या है, लो नॉइज एम्पलीफायर। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर आर कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग बैरेक्टर डायोड। जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसकी यूज से, बैरेक्टर डायोड की। सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी रेजिस्टेंस, तो बैरेक्टर डायोड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता जिसके कारण कोई नॉइज नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं नो थर्मल नॉइज एट द एक्टिव एलिमेंट यूज इन्वॉल्व इन रिएक्टिव एंड नॉट रेजिस्टिव। इसमें एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं ना कि रेजिस्टिव एलिमेंट। तो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्या होगा, लो नॉइज एम्पलीफायर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। स्पेस इज एन एम्पलीफायर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए डिवाइस हुज रिएक्टेंस इज वेरी टू प्रोवाइड एम्पली। तो हमें एक एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट करना है कि एक डिवाइस से जिसका रिएक्टेंट वेरीज होता है किसके, रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन। तो वो ऐसा कौन सा है हमारा, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर क्यों है, क्योंकि जो पैरामेट्रिक है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बैरेक्टर डायोड। तो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग ए डिवाइस हुज रिएक्टेंस इज वेरीड टू प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन। जो उसके हमारे रिएक्टेंस को वेरी करने से हमारा एम्पलीफिकेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं बैरेक्टर डायोड, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एलिमेंट इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। बैरेक्टर डायोड आर ऑपरेटेड इन स्पेस रीजन टू रीच मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल। तो जो हम बैरेक्टर डायोड है उसको किस में यूज करते हैं हम, रिवर्स सैचुरेशन रीजन में। किस में यूज करते हैं, रिवर्स सैचुरेशन में। अगर आपने बैरेक्टर डायोड का जब मैंने यूज बनाया था FM जनरेशन में, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। FM जब जनरेशन में समझाया था तो उसमें बताया था कि कैसे हम इसको रिवर्स सैचुरेशन रीजन में यूज करते हैं। बैरेक्टर मोड ऑफ स्पेस हैव हायर फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन कंपेयर टू सिलिकॉन फैब्रिकेटेड बैरेक्टर डायोड। तो जो बैरेक्टर डायोड अगर सिलिकॉन के बनाते हैं तो वो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी उसमें 25 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जबकि बैरेक्टर डायोड को अगर हम गैल्शियम आर्सेनाइड से बनाते हैं तो उसकी रेंज 90 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो बैरेक्टर ऑफ गैल्शियम आर्सेनाइड
आल्सो हैव बेटर एट लो टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम आर्सेनाइड। बैरेक्टर डायोड तो आ जाएगा, बैरेक्टर डायोड ऑफ कैल्शियम आर्सेनाइड हैव हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन एज कंपेयर टू द सिलिकॉन। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ बैरेक्टर डायोड इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन कॉन्स्टेंट नन ऑफ विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। तो जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीजेज होती है, किससे, हम जब रिवर्स बाइसिंग बढ़ाते हैं तो जब रिवर्स बाइसिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन विड्थ हमारी इंक्रीज होगी, और जब डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगी उससे हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, सॉरी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, किसके अंदर, बैरेक्टर डायोड के अंदर। एनी सेमीकंडक्टर डायोड हैज ए जंक्शन कैपेसिटेंस बेरिंग विद रिवर्स बाइस, इफ सच ए डायोड इज माइक्रोवेव कैरेक्टरिस्टिक इट इज कॉल्ड ए इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपेड डायोड, शॉटकी डायोड, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव। क्यों, एक सेमीकंडक्टर डायोड जिसमें जंक्शन कैपेसिटेंस वेरिंग विद रिवर्स बाइसिंग के साथ में अगर जंक्शन कैपेसिटेंस वेरी होता है तो वो कौन सी डायोड है, हमारी बैरेक्टर डायोड, जो उसमें हमारे ऑप्शन में नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एनी सेमीकंडक्टर डायोड हैज ए जंक्शन कैपेसिटेंस वेरिंग विद रिवर्स बाइस, इन सच डायोड इज माइक्रोवेव कैरेक्टरिस्टिक इट इज कॉल्ड ए बैरेक्टर डायोड। तो ये बैरेक्टर डायोड है, इसमें से हमारा किसी का भी आंसर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ अबव। Barrector diode is a semiconductor diode in which the space can be varied as a function of reverse voltage of the तो जंक्शन रेजिस्टेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन इम्पीडेंस अभी जस्ट बताया मैंने। तो बैरेक्टर डायोड में हम क्या करते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस है वो वेरी करते हैं, किससे, रिवर्स बाइसिंग ऑफ वोल्टेज से, और इसी का यूज इसलिए हमने एफएम जनरेशन में भी किया है। अगर एफएम जनरेशन का आप देखोगे इनडायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बैरेक्टर डायोड से बनाया था, और बैरेक्टर डायोड को सेम तरीके से रिवर्स बाइसिंग करके यूज किया था। Under ideal condition, when a pin diode is used as a switch, the switch must have zero insertion loss in the on state। अगर हम आइडियल स्विच की बात करते हैं, पिन डायोड अगर वो ऑन स्विच की तरह काम कर रहे हैं तो जीरो इंसर्शन लॉस है, और ऑफ स्विच की तरह कर रहे हैं तो उसमें इनफाइनाइट एटूनेशन होता है। अगर क्या है, जीरो इंसर्शन लॉस होता है कब उसको हम ऑन स्विच की तरह यूज कर रहे हैं, और इनफाइनाइट एटूनेशन होता है अगर वो ऑफ स्टेट की तरह काम कर रहा है तो। Pin diode can be used in either a series or a shunt configuration to form a single port switch through switch। तो जो हमारा ये पिन डायोड है वो हम यूज करते हैं either a series or a shunt configuration to form a single port single throw switch। The resistance of pin diode with positive bias voltages। अगर पिन डायोड में अगर हम पॉजिटिव बाइस वोल्टेज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीजेज। अगर मेरे पिन डायोड का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया वो वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, किसमें, फॉरवर्ड बाइस में, और वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह काम करता है रिवर्स बाइस में। तो जब वहन अगर हमने ये फॉरवर्ड पिन डायोड, द माइक्रोवेव रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम 6 किलो ओम अंडर नेगेटिव बाइस टू द 5 ओम अंडर फॉरवर्ड बाइस। तो पॉजिटिव बाइस के अंदर इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेज होता है। द जंक्शन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द इंट्रिंसिक रीजन ऑफ ए पिन डायोड आर कनेक्टेड स्पेस इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पिन डायोड। द जंक्शन कैपेसिटेंस CJ एंड जंक्शन रेजिस्टेंस RJ ऑफ पिन डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पिन डायोड। किस में कनेक्टेड करते हैं हम, पैरेलल में करते हैं। अगर वो पैकेज रेजिस्टेंस और पैकेज कैपेसिटेंस है तो उसको हम किस में करेंगे, सीरीज में। तो इसका आंसर हो गया हमारा पैरेलल। अब देखो इससे पहले हम 35 क्वेश्चन कर चुके थे, इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं। तो हमने 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं माइक्रोवेव के ऊपर। ऑप्टिकल फाइबर का मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो मैंने मोस्टली इस माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर में खूब सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं।